Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will complete the further topic of school management. In the previous video, we understood the meaning of school management and what are the functions of school management. Now, here in this video, we will टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजमेंट, यानी जो भी एक अच्छा प्रबंधन होता है, विद्यालय प्रबंधन होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक पॉइंट वाइज. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स गिवन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन. ओके, and further after this topic we will be knowing about the school complex and the various aspects of school complex. ठीक है, विद्यालय परिसर के बारे में हम बात करेंगे और उसके अलग अलग पार्ट्स, उसके विभिन्न अंगों के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल. एक अच्छे विद्यालय के प्रबंधन के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हम समझते हैं. ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ हाई लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. देखिए, हमने स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था. लेट मी रिकॉल यू अ लिटिल बिट बिफोर वी कम्प्लीटली स्टार्ट दिस. स्कूल मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई स्कूल मैनेजमेंट क्या है. इट इज़ अबाउट गेटिंग द वर्क डन बाय द पीपल, बाय द कोलैबोरेशन ऑफ पीपल. ओके, इट इज़ अबाउट ऑर्डरली कैटेगराइजिंग द एक्टिविटीज़ एंड assigning the authorities to everyone. It is about systematically carrying on all the educational activities at the different departments in the school. यानी किसी भी स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ढंग से प्लान करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और कॉपरेटिवली काम करना इज़ ऑल अबाउट स्कूल मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है हाई लेवल ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें फंक्शंस हमने डिस्कस करे हैं, तो उसमें कोलैबोरेशन का भी फंक्शन था, ऑल्सो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शंस थे. तो जब हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, व्हेन वी प्लान द थिंग्स, व्हेन वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वी ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. ठीक है, वी हैव सिलेक्टेड द पीपल, द राइट पीपल फॉर द राइट थिंग्स. there is no chance of mess or chaos. There is a very clear cut conversation, communication between the people. There is clarity of roles and functions among everyone, and there is high level of collaboration, high level of cooperation with everyone और among everyone. यानी कि जितने भी काम हैं जब हमें क्लियर होते हैं, जब हमारे रूल्स, हमारी अथॉरिटी यानी जो हमारी भूमिका है, जो हमारी पावर है, अथॉरिटी है, वो सब जब क्लियर होता है, एकदम साफ और स्पष्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई मेस नहीं होता, जिसकी वजह से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सकता है लोगों के साथ और सब लोग कॉपरेट करते हुए काम कर पाएंगे टुवर्ड्स अचीविंग दोज कॉमन गोल्स जो हमने स्कूल और या फिर अपने जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हमने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्कूल्स दैट हैव अ टीम वर्क मेंटालिटी एंड गुड कम्युनिकेशन मेजर्स टेंड टू परफॉर्म द बेस्ट. यानी वो स्कूल्स जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिनमें टीम वर्क की क्वालिटी है, ठीक है, जिसमें साथ काम करने का जिनमें जज्बा है, ठीक है, और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपस में एक क्लियर कट फ्लो है कम्युनिकेशन का, वो स्कूल वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन और कॉपरेशन होता है और वहाँ पे हमें रिजल्ट्स बेहतर तरीके से देखने को मिल पाते हैं, सिंस एवरी वन इज़ वर्किंग प्रोफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टूवर्ड्स अचीविंग ऑल द गोल्स. ओके, तो जो एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन है वहाँ पर हम कॉपरेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन ज़रूर देखने को हमको मिलेगा. सेकेंड इज़ रिगार्डिंग द करिकुलम इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट्स अलाइंड विद स्टेट स्टैंडर्ड्स. यानी अ गुड स्कूल मैनेजमेंट इज़ दैट जहाँ पे जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, चाहे फिर वो आपके करिकुलम से रिलेटेड हो या आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो या असेसमेंट्स यानी जो आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें जो हमारे बोर्ड्स के थ्रू सेट करे गए हैं स्टैंडर्ड्स, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए होती हैं. यानी ऑल दीज थिंग्स आर डन इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस विच हैज़ बीन प्री डिटरमाइंड और विच हैज़ बीन सेट बाय द डिफरेंट बोर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाई performing schools use research based strategies and materials. They also train their staff to understand the process of assessments and respond appropriately. Yes, everything in such type of school जहाँ पे हम एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन देखने को हमें मिलता है, वहाँ पर everything is done very systematically, scientifically and new creative and innovative strategies और techniques are used. ऑल्सो वहाँ का जो स्टाफ होता है वो बहुत ही ट्रेंड होता है,
एंड दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल द एवेल्युएशनल प्रोसेसेस, और वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी तरीके से वो काम करते हैं, एंड everything is done according to the guidelines which has been already predetermined by the various educational boards. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. येस, आपको याद होगा हमने कंट्रोलिंग एक फंक्शन पढ़ा था जहाँ पर हम ऑब्वियसली चेक करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हमने प्लान करी थी या जो भी काम हमने प्लान करा था वो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हो रहा है या नहीं. नाउ किसी भी चीज़ का रिजल्ट हमें तभी मिल सकता है व्हेन वी आर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस. और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो obviously it's not only about evaluating the functions or the activities of the students or only of the teachers. हम वहाँ पे सबके functions और activities को evaluate करने की बात कर रहे हैं. तो एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन वो है जहाँ पर सारी activities को time to time monitor किया जाता है. ठीक है. A good management of school incorporate frequent monitoring of students progress to ensure each students needs are being met. यानी अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब हम बच्चों की एक्टिविटीज़ को, उनके काम को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे तभी हम उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको हम दे पाएंगे, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर पाएंगे. ठीक है. यू विल बी एबल टू परफॉर्म विद द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड डिज़ायर ओनली व्हेन यू विल बी evaluating their performances from time to time. नेक्स्ट वी हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स. नाउ एक अच्छा गुड या एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन या एक गुड स्कूल मैनेजमेंट वो भी है जहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जहाँ पे देयर इज़ क्लैरिटी एंड देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द टीचर्स, पेरेंट्स और द स्कूल एंड देयर पेरेंट्स. ठीक है. जहाँ पे स्कूल में क्या हो रहा है वो टीचर्स को पता है, जहाँ पे स्कूल में क्या हो रहा है वो पेरेंट्स को पता है, और पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल की एक्टिविटीज़ में हमेशा हिस्सा बनते हैं. तो एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन वो भी है जो अपने पेरेंट्स को यानी अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ में और वो खुद को अपडेटेड रखते हैं अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को लेकर के. ठीक है. सो इसके लिए भी also there should be a proper and cordial and relationship and understanding between the school and the parents. Okay. Next we have a clear and shared focus की अगर हम बात करें तो cleared and shared focus में हमें क्या समझना है that when you know what are your goals and objectives, जब हमें पता होता है कि हमारे goals क्या हैं, objectives क्या होते हैं, तो obviously वहाँ पे बहुत ज़्यादा clarity होती है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि when you have already when you are already aware of the things you have to do, you will be very much able to plan the activities जो आपको उसके अपने goals और objectives achieve करने में help करेंगी. ठीक है. तो एक good school management वो है जहाँ पर everyone is aware and everyone is clear about the goals, ना केवल उनके goals बल्कि उनके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जो स्कूल लेवल पे जो गोल्स हैं वो सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी जब सबको क्लियर होते हैं. ठीक है. जब पूरे स्कूल को पता होता है कि आखिर उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं एंड एवरी वन इज़ फोकसिंग ऑन अचीविंग दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तब जा कर के वो एक गुड स्कूल मैनेजमेंट होता है जहाँ पे क्लैरिटी होती है सारी चीज़ों को लेकर के, जहाँ सबको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और वो क्यों कर रहे हैं उन चीज़ों को. ऑल दीज थिंग्स मैटर. जब इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा स्कूल मैनेजमेंट है. बिकॉज वेन यू आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. जहाँ आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या है तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप. लीडिंग एक फंक्शन हमने पढ़ा भी था मैनेजमेंट में कि इफेक्टिव लीडरशिप में हमें क्या समझना है. इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब हो गया कि एक हाई परफॉर्मिंग स्कूल दैट हैज़ गुड लीडर्स एट ऑल लेवल्स, चाहे फिर वो प्रिंसिपल हो, फैकल्टी हो, स्टाफ हो. यानी अच्छा विद्यालय नेतृत्व की अगर हम बात कर रहे हैं या लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक लेवल पे हमें स्कूल में हर एक एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है. फिर चाहे वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल इज़ बेसिकली द लीडर ऑफ द एंटायर स्कूल. इट कैन बी द फैकल्टी, द स्टाफ, एनीवन. जब लीडरशिप क्वालिटीज़ सब में डेवलप होती हैं तो अच्छे से हम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं. देन वी हैव द फोकस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अब हम यहाँ पे टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि एक अच्छा विद्यालय प्रबंधन वो है जो अपने स्टाफ को प्रोग्रेस करने का, डेवलप करने का मौका देता है, जो उनके इंडिविजुअल नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में भी हेल्प करता है. एंड फॉर दिस दे प्रोवाइड टाइम टू टाइम असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू देयर स्टाफ. अपने स्टाफ को ट्रेन करना, उनको अपडेट रखना अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द एजुकेशनल फील्ड. ये सारी चीज़ें जब ध्यान दी जाती हैं और करी जाती हैं
तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है स्टाफ का बहुत अच्छे से हो पाता है. सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्कूल मैनेजमेंट. एक अच्छे विद्यालय प्रबंधन की ये कुछ विशेषताएं थी. अगर ये क्वालिटीज़ आप किसी भी स्कूल में देखते हो देन ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा सकते हो दैट द मैनेजमेंट ऑफ दैट स्कूल इज़ गुड, इज़ एफिशिएंट एंड इट इज़ वर्किंग टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे हैव सेट. ओके, तो यहाँ तक हमारा स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक था, जिसमें इन द प्रीवियस वीडियोज़ हमने मीनिंग और फंक्शंस कवर किया था. एंड हेयर इन दिस video we have covered the topic of the characteristic. Now moving further we have the next topic, school complex. विद्यालय परिसर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो what you have to understand over here is कि जो विद्यालय परिसर है या जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. आप एक विद्यालय परिसर में जब एंट्री करते हो तो द फर्स्ट थिंग यू सी इज़ द स्कूल बिल्डिंग. आप स्कूल बिल्डिंग देखते हो. स्कूल बिल्डिंग के अंदर भी देर आर सो मेनी थिंग्स, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो जाएं, क्लासरूम्स हो जाएं, ठीक है, लैबोरेटरीज हो जाएं, लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, देर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्लेसेस एंड रूम्स यू गेट टू सी. ये सब कुछ मिल करके एक एंटायर स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं या फाउंड करते हैं उसको. नाउ फॉर अ गुड स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक अच्छा विद्यालय परिसर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो भी आपके सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस सम ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्स और उन्हें कैसे मैनेज किया जाना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव और द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स इज़ द स्कूल बिल्डिंग. हम स्कूल बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, स्कूल बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यू कैन सी कि स्कूल बिल्डिंग क्या है. इट इज़ द प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर गो फॉर स्टडी एंड ट्रेन अंडर वन रूफ. हमने स्कूल मैनेजमेंट की मीनिंग के दौरान स्कूल के बारे में भी पढ़ा था कि भाई स्कूल क्या है. स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ पे हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है. तो स्कूल बिल्डिंग क्या है, वो तो उसी का हिस्सा है. स्कूल बिल्डिंग एक वो जगह है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे बच्चे आकर के पढ़ते हैं. दे आर ट्रेंड अंडर वन रूफ, जहाँ पर उन्हें एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है. द स्कूल बिल्डिंग प्ले अ वेरी क्रूशल रोल. ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल बिल्डिंग, बिकॉज बिना स्कूल बिल्डिंग के यू कैन नॉट इमेजिन द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. जो इन्वायरमेंट होता है हमारे स्कूल का वो बहुत ज़्यादा माइंड को हमारे इन्फ्लुएंस करता है. द मोर गुड द स्कूल बिल्डिंग विल बी, द मोर हेल्दी एंड गुड इम्पैक्ट इट विल क्रिएट ऑन द लर्नर्स एंड ऑन एवरी वन हु आर द पार्ट ऑफ दैट स्कूल बिल्डिंग. ठीक है, जितनी अच्छी आपकी स्कूल बिल्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव, उतना ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आप वहाँ के लोगों पर देख सकते हो, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों. नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्कूल बिल्डिंग कि एक अच्छे विद्यालय भवन की क्या विशेषताएं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग कि एक अच्छे विद्यालय की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो उसमें पहला हमारा पॉइंट क्या है, दैट द स्कूल बिल्डिंग शुड बी इको फ्रेंडली विच विल बी हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एज वेल एज स्टूडेंट्स. येस, जो स्कूल बिल्डिंग होनी चाहिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे और वो स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर साबित हो. इको फ्रेंडली बिल्डिंग का फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली जो बच्चों का माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो पाएगा, उन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा. एंड इन नो वे इट कैन बी हार्मफुल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स और फॉर एनी वन दैट इज़ वर्किंग इन दैट स्कूल. एंड हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी सेफ़ रह सकेगा. ठीक है, इट इज़ अबाउट यूजिंग दोज मटीरियल्स जो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना हो. देन देयर शुड बी हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ इन स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग में हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. जितनी भी आप फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो सब हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट. फिर है इट शुड बी सेफ़ इन नेचर, जो कि हमारा पॉइंट एक्चुअली इको फ्रेंडली पॉइंट में कवर हो रहा है कि नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ़ होना चाहिए. एंड येस, सेफ़ का मतलब यहाँ पर इन चीज़ों से भी है कि जो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू में हमें उन सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए जो बच्चों की सेफ्टी या टीचर्स की सेफ्टी या पूरे स्कूल की सेफ्टी इंश्योर कर सकें. फॉर एग्जांपल देयर शुड बी इमरजेंसी एग्जिट्स, देयर शुड बी फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर द इमरजेंसी. ओके, देन देयर शुड बी प्लेसेस टू फैसिलिटेट द सोशल लर्निंग, जहाँ पर सारे बच्चे एक साथ मिल कर के पढ़ सकें. इस तरह की कोई जगह होनी चाहिए. It can be some sort of hall or auditorium or anything. The school environment should be stimulating in nature. Stimulating का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो स्कूल का माहौल है
वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये कि उसका एक हेल्दी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अपीलिंग होना चाहिए। यू मस्ट हैव सीन कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, जो प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, वो बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं। यू कैन सी कि जो वहाँ पे स्कूल की या क्लासरूम्स की वॉल्स होती हैं इन प्राइमरी सेक्शंस, वो वहाँ पर आप देखोगे कि डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती है वॉल्स पे, अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं, ठीक है, ट्रीज़ एंड फ्लावर्स और एजुकेशन से या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बनी होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं। जो प्राइमरी विंग होता है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट करके रखते हैं। ऑल्सो जो बाकी के भी सेक्शंस होते हैं, जूनियर एंड सीनियर सेक्शंस, वहाँ पे भी आप देखिए कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड या बहुत सारी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डेकोरेटेड रहती हैं। वी हैव डिफरेंट सॉफ्ट बोर्ड्स, जिनको हम टाइम टू टाइम डेकोरेट करते रहते हैं। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें ये किसी डेकोरेशन पर्पज से नहीं हो रही। ऑब्वियसली वो स्कूल को अच्छा तो दिखा ही रहे हैं, बट ऑल्सो इट अपीयर्स वेरी अपीलिंग इन नेचर, और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये बच्चों के माइंड को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप किसी ऐसे क्लासरूम में जाइए जो बहुत ही डल है, जहाँ पे अच्छी लाइटिंग नहीं है, देयर इज़ नो वेंटिलेशन, और द कलर ऑफ द क्लासरूम इज़ वेरी डल एंड पथेटिक, तो ऑब्वियसली आपका तुरंत माइंड भी डल हो जाएगा, ठीक है। यू वोंट फील हैप्पी, यू वोंट फील क्रिएटिव एंड यू वोंट फील नाइस। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ एनी स्कूल जहाँ की बिल्डिंग या जहाँ का जो क्लासरूम स्ट्रक्चर है बहुत ही कलरफुल है, ब्राइट है और बहुत ही डेकोरेटिव है, तो तुरंत आपके दिमाग पर एक पॉजिटिव और चीयरफुल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो येस, द एनवायरनमेंट, जो माहौल है स्कूल का, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए, पॉजिटिवली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ ये थे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, आखिर एक स्कूल बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। आखिर क्या चीज़ें, क्या फैसिलिटीज़ स्कूल बिल्डिंग में होनी ही होनी चाहिए। नाउ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज फैसिलिटीज़। पहला है कि स्कूल बिल्डिंग विद बाउंड्री वॉल एंड रेलिंग। येस, फॉर द सेफ्टी पर्पस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्कूल बिल्डिंग है उसमें बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, ठीक है, रेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ताकि अंदर से कोई बाहर और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, देयर शुड बी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वॉल एंड रेलिंग, जो एक प्रॉपर हाइट पे होनी चाहिए। बाउंड्री वॉल का मतलब ये भी नहीं कि आपने बहुत छोटा उसको बना दिया, एक आपने जो है क्योंकि फॉर्मेलिटी के नाम पे आपको कर रहा है तो आपने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर बाउंड्री वॉल एंड रेलिंग, ठीक है, जिसके लिए भी येस देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस गिवन बाय द डिफरेंट बोर्ड्स, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको बाउंड्री वॉल और रेलिंग बनानी चाहिए। फर्नीचर, ऑब्वियसली बिना फर्नीचर के आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे, टीचर्स कहाँ बैठेंगे, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो फर्नीचर, एंड फर्नीचर में भी गुड क्वालिटी ऑफ फर्नीचर शुड बी देयर। ऐसा ना हो कि आपने फर्नीचर ख़रीदा, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़राब हो जाए या डैमेज हो जाए। सो अ गुड quality of furniture is also required. Then facility of drinking water, sanitization and hygiene. Yes, health और hygiene का भी हमें ध्यान रखना है, जिसमें प्रॉपर क्लीन वाटर, फ्रेश क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए जो कि साफ़ सुथरा हो। सैनिटेशन और हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, द वॉशरूम शुड बी क्लियर, द स्कूल बिल्डिंग, द होल स्कूल बिल्डिंग शुड बी वेरी मच क्लीन एंड सेफ एंड हेल्दी। देन वी हैव प्ले ग्राउंड विद स्पोर्ट्स मटीरियल। ऑब्वियसली बच्चों के खेलने के लिए, उनके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स मटीरियल भी होने चाहिए, ठीक है, जो स्पोर्ट्स मटीरियल हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। देन वी हैव वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी। लाइब्रेरी और लैबोरेटरीज़ होनी चाहिए, और प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट्स लाइब्रेरी या लैबोरेटरी में चाहिए होते हैं वो भी होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटर लैब्स की कंप्यूटर लैबोरेटरीज होनी चाहिए, एंड दे शुड ऑल्सो बी filled with proper computers which are functioning properly. Then facilities of ramps and lifts. Now वो बच्चे जो physically challenged हैं उनके लिए ramps या lifts होनी चाहिए, ताकि उन्हें stairs का यूज़ ना करना पड़े और उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। देन फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चों के आने जाने को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज व्हाट हैपन्स मेनी अ टाइम्स कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, जो या टीचर्स होते हैं जो बहुत दूर से डिस्टेंस से आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिसके लिए स्कूल्स जो है मिनिमल एक कन्वीनियंस चार्ज करते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करते हैं। बट अगर ये फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज़ बच्चों के लिए आने जाने के जो पर्पस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। देन वी हैव फैसिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़रूर होना चाहिए इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। देयर शुड बी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड किट, देयर शुड बी
ट्रेंड डॉक्टर और नर्स इन द स्कूल, एक सिक रूम भी होना चाहिए जहाँ पर आप इस तरह की कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आप बच्चों को तुरंत एड्रेस कर सको और तुरंत जो इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सको, ठीक है, ताकि फर्दर उनकी हेल्थ कोई डैमेज ना हो. नेक्स्ट लेट अस सी. येस, नाउ वी विल टॉक इंडिविजुअली अबाउट एवरीथिंग. तो हमने अभी स्कूल बिल्डिंग के बारे में समझा था कि ये कुछ एसेंशियल फैसिलिटीज़ होनी ही होनी चाहिए. लेट अस टॉक अबाउट स्कूल लाइब्रेरी. नाउ स्कूल लाइब्रेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज़ बेसिकली द नॉलेज हब ऑफ द स्कूल, जहाँ पर आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी. कोई भी किताब, कोई भी नॉवल, कुछ भी, एनीथिंग, एनी स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल. तो अब देखते हैं कि स्कूल लाइब्रेरी क्या है. इट इज़ बेसिकली अ प्लेस इन द स्कूल वेयर वास्ट कलेक्शंस ऑफ एकेडमिक बुक्स आर केप्ट. एकेडमिक बुक्स का एक वास्ट कलेक्शन, एक लार्ज कलेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है. इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज. ज्ञान का भंडार है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की बुक मिलेगी. आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके नॉन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड आपको बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी. नाउ व्हाट वी हैव इज़ कि जो लाइब्रेरी होनी चाहिए दैट शुड बी ऑल्सो हैविंग नॉट ओनली डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स बट बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है. प्लस जितना भी काम होना चाहिए वो कंप्यूटराइज्ड अगर है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्शन में आसानी हो जाती है. ऑल्सो बच्चों के लिए भी कुछ रूल्स वगैरह होने चाहिए जो हर लाइब्रेरी में होते हैं, फिर चाहे वो उनके बुक इशू करने के रिगार्डिंग हो या फिर रिटर्न करने के रिगार्डिंग हो, ठीक है, फाइन के रिगार्डिंग हो, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग हो. देयर आर सर्टेन रूल्स विच हैज़ टू बी फॉलोड. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी. अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, पहले हम उसे समझ लेते हैं. अकेडमिक लाइब्रेरीज, वी हैव अकेडमिक लाइब्रेरीज. अकेडमिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती हैं जो स्कूल जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी लेवल पर ओपन होती हैं, जो कि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए होती हैं. व्हेन वी हैव स्कूल लाइब्रेरी, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, हर एक स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है उसे हम स्कूल लाइब्रेरी कहते हैं. एंड दीज स्कूल लाइब्रेरीज सर्व द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्कूल. स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12, प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्शन तक जितने भी बच्चे हैं, हर क्लास के लिए और हर बच्चे के लिए वो स्कूल लाइब्रेरी अवेलेबल होती है. देन वी हैव द पब्लिक लाइब्रेरीज विच इज़ फॉर द पब्लिक, विच इज़ ओपन फॉर द इंटायर पब्लिक, ठीक है, जो सबके लिए ओपन होती है, ठीक है. एंड बेसिकली इनका मेन जो एम होता है, सोशल एम होता है, एंड टू स्प्रेड कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है वो किसी भी स्पेसिफिक स्कूल या कॉलेज के लिए नहीं, वो सबके लिए ओपन होती हैं. देन वी हैव द स्पेशल लाइब्रेरीज़. नाउ ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ होती हैं, ये स्पेशल पर्पसेस के लिए ओपन करी जाती हैं, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी या ग्रुप को ध्यान में रखते हुए इन्हें ओपन किया जाता है, ठीक है. नाउ अब हम बात कर लेते हैं द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरी की, कि आखिर हमें स्कूल लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसका प्रबंधन हमें करना है, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग विच वी रिक्वायर इज़ दैट अ लाइब्रेरियन. येस, हमें एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है जो उस पूरी लाइब्रेरी को संभाल सके और वहाँ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके, गाइड कर सके. देन वी नीड टू ऑल्सो एलोकेट अ बजट फॉर द लाइब्रेरी, ताकि हम जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए वो लाइब्रेरी के लिए हम वो अवेलेबल करवा सकें. देन वी नीड कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पीपल्स. हमें एक पूरा कंप्यूटराइज्ड, पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस कर देनी चाहिए लाइब्रेरी के फंक्शंस के लिए, ठीक है. मैनुअल वर्क की जगह हमें इसे पूरा कंप्यूटराइज्ड कर देना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से और जल्दी हैंडल हो सकें. देन देयर शुड बी इंटरैक्शन एक्टिविटीज़ इन द लाइब्रेरी. येस, आप लाइब्रेरी में बुक फेयर रख सकते हो, यू कैन हैव द स्टोरी कॉम्पिटिशन और बुक रिव्यू कॉम्पिटिशन्स, क्विजेज़ आप रख सकते हो. इससे क्या होता है कि बच्चे न केवल लाइब्रेरी से और ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं लाइब्रेरी की एक्टिविटी से, ऑल्सो उनमें रीडिंग हैबिट या लर्निंग हैबिट्स आप इनकलकेट कर सकते हो. देन वी हैव द क्रिएशन ऑफ अ होल स्कूल कल्चर दैट वैल्यूज़ रीडिंग. येस, आप पूरे स्कूल में एक रीडिंग कल्चर डेवलप कर सकते हो ताकि बच्चे अपने खाली समय का यूज़ करते हुए लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर सकें, पढ़ सकें. दे कैन इशू गुड एंड यूज़फुल अमाउंट ऑफ बुक्स, क्वालिटेटिव बुक्स पे अपना ध्यान दे सकें. और एक रीडिंग कल्चर होने से पूरे स्कूल का जो एक माहौल है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द स्कूल लाइब्रेरी. ओके, now let us move towards the next, that is laboratory. now laboratory की अगर हम बात करें तो laboratory is basically that facility जहाँ पर कंट्रोल्ड कंडीशंस में साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकल मेथड से या वे से हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म करवाते हैं. एंड एवरी स्कूल हैज़ physics and chemistry and biology laboratories. we have computer laboratories also, maths laboratories भी होती हैं. now ये laboratories जो हैं बहुत ही
टेक्निकल और साइंटिफिक व्यू पॉइंट से बनाई जाती हैं और यहाँ पे जो फंक्शंस या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कंट्रोल्ड और ऑब्जर्व्ड इन्वायरमेंट में करे जाते हैं। नाउ देयर इज सर्टेन रोल ऑफ लैबोरेटरी कि आखिर जो लैबोरेटरी है उसके क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं। पहला तो है कि टू प्रमोट प्रैक्टिकल एबिलिटी, यस, बच्चों में एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डेवलप किया जा सके, एजुकेशनल वैल्यूज़ क्रिएट करी जा सकें, ठीक है, बच्चों को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने में आसानी हो सके, एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट डायरेक्टली, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो खुद परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं उन एक्सपेरिमेंट से, उन ऑब्जर्वेशन से, और अपने एक्सपीरियंसेस, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो फर्स्ट हैंड होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाता है, डेवलप कर पाता है, बिकॉज उन्हें फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन गाइडलाइंस कि हमें किस तरीके से लैबोरेटरी को मैनेज करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ रिगार्डिंग द स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग की अगर हम बात करें, दैट हु शुड बी hired for the functioning of laboratories, then obviously हर एक laboratory का अपना एक specific subject teacher होगा। जैसे साइंस लैबोरेटरीज़ में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स होंगे। देन देयर विल बी लैब असिस्टेंट्स जो उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, उस लैबोरेटरी को मेंटेन करने में। देन वी हैव द फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत है, ऑब्वियसली वी नीड बजट्स, वी नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनको हम एलोकेट करके बाकी के इक्विपमेंट्स अवेलेबल करवा सकें, ठीक है। बजटिंग की अगर हम बात करें, देन येस, हमें एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा लैबोरेटरी के लिए, बिकॉज इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं दे आर एक्सपेंसिव इन नेचर, एंड उसके लिए हमें प्रॉपर बजट एलोकेट करना पड़ेगा फ्रॉम द फंड्स ऑफ द स्कूल। देन वी हैव द स्टोरेज। हर एक लैबोरेटरी में एक स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पर आप अपने बाकी के इक्विपमेंट्स, अपने अपैरेटस या जो भी मटेरियल्स हैं उनको आप स्टोर करके रख सको, ठीक है। देन वी हैव द स्कूल हॉस्टल। अगर हम स्कूल हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल आपको पता ही होगा, ठीक है, छात्रावास जिसको हम कहते हैं। हॉस्टल एक वो प्लेस है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वहाँ पे सारी फूड और लॉजिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं ना। हॉस्टल फैसिलिटीज़ उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर है जो बच्चे बाहर किसी स्टेट या सिटी से आ रहे हैं, या जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब्स रहती हैं, या जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, ठीक है, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि यहीं पर उनको एक साथ पढ़ने का मौका भी मिल जाता है, उनके खाने पीने की भी सारी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, रहने की भी अरेंजमेंट्स हो जाती हैं, और सेफ्टी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक रहता है ना। हॉस्टल फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देयर शुड बी अ कॉमन रूम फॉर इंडोर गेम्स। हॉस्टल में एक कॉमन रूम होना चाहिए जहाँ पर बच्चे इंडोर गेम्स खेल सकें, सब लोग खेल सकें। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ गेस्ट रूम एंड विजिटर रूम। एक गेस्ट रूम या विजिटर रूम होना चाहिए जहाँ पे अगर बच्चों के घर से कोई आ रहा है या कोई भी आ रहा है मिलने के लिए तो वो वहाँ पे रुक सके। देयर शुड बी अ वेल मेंटेन्ड मेस। हॉस्टल मेस का मतलब किचन से है, कैंटीन से है, कि एक अच्छी कैंटीन होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को एक प्रॉपर हेल्दी और हाइजीनिक फूड मिल सके, ठीक है। देयर शुड बी अ सिक रूम विद ऑल द एसेंशियल मेडिकल फैसिलिटीज़। सिक रूम होना चाहिए यानी मेडिकल रूम होना चाहिए जहाँ पे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों बच्चों के लिए। देयर शुड बी लाइब्रेरी और रीडिंग रूम जहाँ पे वैरायटी ऑफ बुक्स हों, जहाँ बच्चे अपना टाइम स्पेंड कर सकें, पढ़ सकें और एजुकेशन एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकें। देन और वहाँ पे उन्हें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने एकेडमिक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो सके। देन देयर शुड बी अ टेलीफोन बूथ विद मल्टीपल लैंडलाइंस। टेलीफोन बूथ की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने फैमिली से कांटेक्ट कर सके, बात कर सके, और उनकी फैमिलीज़ भी उनसे बात कर सकें, ठीक है। देन द नेक्स्ट वी हैव म्यूज़ियम। अच्छा, अब अगर हम म्यूज़ियम की बात करें तो येस, स्कूल म्यूज़ियम होना बहुत ज़रूरी है। सिंस इंडिया में आप देखोगे कि बहुत रेयरली आपको कोई स्कूल मिलेगा जहाँ पर उनके पास उनका खुद का एक उनका एक खुद का म्यूज़ियम हो, ठीक है। तो लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बात है अगर म्यूज़ियम की फैसिलिटी हम बच्चों को स्कूल में देते हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर म्यूज़ियम होता क्या है, संग्रहालय जिसको हम कहते हैं। म्यूज़ियम इज़ बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपको वास्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे, वास्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल व्यू पॉइंट से, ठीक है। एंड म्यूज़ियम प्रोवाइड्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्ट विद द different objects which were part of some historical significance. Now importance of museum की अगर हम बात करें तो वी हैव लिस्ट ऑफ द पॉइंट्स, उसमें एक एक करके हम देखते हैं कि म्यूजियम्स कलेक्ट एंड प्रिजर्व आर ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल वैल्यू।
हमारे रिलीजियस, कल्चरल और हिस्टोरिकल यानी हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक व्यू पॉइंट से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं, जिनको प्रिजर्व करा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। एंड दे आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, नॉट ओनली इन्फॉर्मेशन बल्कि दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है। देन दे आर स्टोर हाउस ऑफ ओल्ड आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा। ये जो संग्रहालय होते हैं, ये आप एक तरीके से आपके लिए हिस्ट्री का, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स का स्टोर हाउस है, भंडार गृह है ये। देखिए, आपको म्यूज़ियम आप अगर कभी जाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो शायद आपने कभी देखी नहीं या कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। दे हेल्प इन रिसर्च एंड स्टडी, अगर आप रिसर्च एक्टिविटीज़ में हो या आप किसी भी तरह की कोई स्टडी कर रहे हो, उसके लिए म्यूज़ियम बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल सकती है उन चीज़ों से रिलेटेड। दे आर अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑब्वियसली बहुत ही गुड सोर्स हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है ये नॉलेज का। नाउ वी विल स्टॉप राइट हेयर, ठीक है। और यहाँ तक हम जो हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डिफरेंट पार्ट्स हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स के, वो हमने समझे हैं। इसके आगे हम बात करेंगे स्कूल फर्नीचर की, ठीक है। और भी बाकी जो आपके पार्ट्स हैं स्कूल कॉम्प्लेक्स के, उनको हम समझेंगे। सो वी विल स्टॉप राइट हेयर एंड आई होप आपको इस वीडियो में स्कूल कॉम्प्लेक्स और बाकी सारी चीज़ें, गुड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हुआ हो। एंड इन द फर्दर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, थैंक यू क्लास।